Welcome class 9th in today's SST class. Students, as you know, we are discussing about history chapter first, the French Revolution, and today we have to discuss the last topic, the abolition of slavery in France. किस तरीके से स्लेवरी का यानी गुलामी का अंत होता है फ्रांस में। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि शुरू से लेकर लास्ट तक के बीच पॉलिटिकल तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आते ही रहे। एक एब्सोल्यूट मोनार्क से किस तरह से डिक्टेटरशिप तक का पूरा एक जर्नी फ्रांस ने तय किया। वहाँ के लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया, है ना। बहुत सारी सोशल रिफॉर्म्स भी आए, यानी लोगों के पास कुछ राइट्स पहले नहीं थे जो बाद में कुछ राइट्स भी उनको मिले। सोशल अपलिफ्टमेंट भी हुआ, है ना। थर्ड ई स्टेट जो कि बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता था, जिसको बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं देता था, जिसके तरफ बाद में उसकी गवर्नमेंट भी एक टाइम पर बन जाती है। तो बहुत सारी चेंजेस इस पूरे रिवॉल्यूशन और रिवॉल्यूशन के बाद के टाइम तक हम लोगों ने पढ़ा। अब इस टाइम पर स्लेवरी भी बहुत हद तक चल रही थी, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से स्लेवरी को का अंत किया गया और ख़त्म किया गया इसको। ठीक है। जैकोबिन के टाइम पर, यानी जैकोबिन रेगिम हम किसको कहते हैं, है ना। वो टाइम जहाँ पर जैकोबिन क्लब का जो हेड था रॉबेस्पियर, वो राजा बन जाता है ना, वो उसकी गवर्नमेंट रूल करना शुरू कर देती है। उस टाइम पर हम लोगों ने पढ़ा कि रॉबेस्पियर ने इक्वालिटी लाने के लिए बहुत सारी चेंजेस किए, है ना। बहुत सारे नए रूल्स और लॉज भी बनाए उसने। ठीक है। उसी टाइम पर उसने स्लेवरी को भी रोकने की कोशिश की। स्लेवरी क्या था? सेलिंग और बाइंग करा जाता था स्लैब्स को, गुलामों को, दास लोगों को यानी सर्वेंट्स को खरीदा और बेचा जाता है, ह्यूमन बींग्स को इस तरह से किया जाता था। बात क्या थी कि उस टाइम पर जो फ्रांस था उसकी कई सारी कॉलोनीज़ थी। कॉलोनीज़ का मतलब समझते हो ना, क्लास 8th में पढ़ा था हम लोगों ने, कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, जहाँ पर कॉलोनीज़ वो चीज़ें होती हैं जहाँ पर कोई एक आउटसाइडर आता है और अपने पावर की वजह से वो वहाँ की सोसाइटी को सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल हर तरह से उस कंट्री को कंट्रोल करना शुरू कर देता है ना। तो ऐसे ही फ्रांस की कुछ कॉलोनीज़ थी जहाँ पर फ्रांस की जो भी किंग थे पहले और उसके बाद से भी वो चलता रहा है, वो लोग पॉलिटिकली उस एरिया को, उस रीजन को कंट्रोल करते थे। कौन कौन सी कॉलोनीज़ थी या कौन कौन से ऐसे प्लेसेस थे जो फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे? वो थे मार्टिनिक, ग्वाडिलूप और सैन डोमिंगो। ये 3 कॉलोनीज़ थी, इनको हमेशा याद रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सप्लायर्स थे कुछ ऐसी कमोडिटीज़ के, जैसे टबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी जैसी चीज़ें यहाँ से सप्लाई करके, क्योंकि जहाँ पर रिच रिसोर्सेस रहेंगे वहीं पर तो ये कॉलोनीज़ बनाएंगे, उसी को तो ये कंट्रोल करना चाहेंगे। ब्रिटिश भी हमारे इंडिया में हमारे रिसोर्सेस को ही देख कर आए थे, है ना। तो यानी ये तीनों ही प्लेसेस क्या है, ये रिच है रिसोर्सेज के लिए या उन कमोडिटीज़ के लिए जो इकोनॉमिकली फ़ायदा दे सकता था फ्रांस को। ठीक है। तो वहाँ से ये इस तरह के टोबैको, इंडिको, शुगर और कॉफ़ी जैसी चीज़ें आती रहती थी। ठीक है। लेकिन हमारे जो फ्रांस के यहाँ के लोग थे, वो लोग वहाँ पर वर्क करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ का थोड़ा सा अनफेमिलियर लैंड था, लोगों को बहुत पसंद नहीं आ रहा था वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ की और दूसरी चीज़ें। तो यहाँ से फ्रांस से लोग वहाँ पर प्लांटेशन में वर्क करने नहीं जाना पसंद करते थे। ठीक है। जिसकी वजह से इन जगहों पर शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गया था, लेबर्स की शॉर्टेज पड़ती थी, मतलब काम करने वाले लोगों की कमी थी। अब जब वहाँ पर वर्कर्स नहीं रहेंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा इन प्लेसेस पे, और बिना प्रोडक्शन के फ्रांस को कोई भी फ़ायदा मिल नहीं सकता था। इसके लिए इन लोगों ने एक रास्ता निकाला। जो हमारे फ्रांस के रिच मेंबर्स थे, जो पहले रिच मेंबर्स थे ना, क्लर्जीज और नोबिलिटी, और हमारे थर्ड ई स्टेट के भी कुछ प्रॉस्पिरियस लोग थे। ठीक है। तो इन लोगों के अंडर में बहुत सारे सर्वेंट्स होते थे। पढ़ा था ना कि फ्यूडल जो ड्यूज़ देने होते थे, नोबिलिटीज़ और क्लर्जीज़ को बहुत सारे ड्यूज़ देने पड़ते थे, टैक्सेस देने पड़ते थे। तो जो थर्ड स्टेट के पुअर लोग होते थे, जो इस चीज़ के लिए एबल नहीं होते थे, उनको सर्वेंट्स की तरह काम कराया जाता था, है ना। किसी भी वे में वो अपने लैंड में, अपने फार्म में किसी भी तरीके से काम कराते थे, है ना, दासों की तरह ट्रीट करते थे।
यही लोग जब बहुत ज़्यादा कर्ज़ीदार हो जाते थे तो इन्हीं को वो रिच मेंबर्स जो होते थे वो बेच देते थे, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जिनका कर्ज इनके ऊपर होता था, है ना? तो वो इन सारे लोगों को क्या करते थे, इन ट्रेडर्स को बेच देते थे। और ये ट्रेडर्स यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में इन्हीं स्लेवर जो हमारे गुलाम यहाँ के फ्रांस के लोग थे, यानी वही सारे सर्वेंट्स जो बहुत ज़्यादा लोन के बर्डन में आने की वजह से बिकने की कंडीशन आ गई थी उनकी, उनका ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उनको क्या किया जा रहा था, एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो इन 3 जगहों पर यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलता आया। मतलब कभी यहाँ से स्लेव कहीं दूसरी जगह भेजे जा रहे हैं, वहाँ से कहीं और फिर भेजे जा रहे हैं। तो एक रिलेशन बन गया था जिसमें यहाँ के स्लेवर्स को अदर अदर प्लेसेस पर, अदर अदर जगहों पर भेजा जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। फ्रांस के जो मर्चेंट्स थे वो सेल करके बड़े बड़े बोट्स पे, शिप में, हमारे फ्रांस के जो 2 पोर्ट्स थे, ये भी हमेशा याद करना है, मैप में लोकेशन करने को भी एग्ज़ाम में आता है, बॉर्डियक्स और नैंटिस। ये 2 पोर्ट थे हमारे पास फ्रांस में, जहाँ पर सेलिंग करके लोग उतारते थे गुड्स को, जो भी चीज़ें आती थी, और वहीं से एक्सपोर्ट करने के लिए भी लोड किया जाता था शिप्स में, ठीक है, बड़े बड़े शिप्स और बोट्स में, जहाज़ में, ठीक है। तो फ्रांस के जो मर्चेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा जो लोग थे वो इन 2 पोर्ट्स में जाते थे, और वहाँ से स्लेव्स को क्या करते थे, लोकल चीफ्टेंस, जो यहाँ पर लोकल लोग थे हमारे फ्रांस के, रिच मेंबर्स जो थे, जिनके पास सर्वेंट्स ही सर्वेंट्स बहुत सारे थे, दासों की कोई कमी नहीं थी उनके पास, उनके पास से उनको खरीदते थे। देन उनको वो ले जाकर एक्सपोर्ट कर देते थे, है ना? ये ब्रांडेड लगने के लिए इनको क्या किया जाता था, इनको बोरे के अंदर डाला जाता था, कई बार इनको पैक कर दिया जाता था टाइटली, और 3 मंथ्स के लॉन्ग जर्नी के बाद वो अटलांटिक से होते हुए कैरेबियन, है ना, तक जाते, और जहाँ से भी डिमांड आई हुई है उन स्लेव्स को ख़रीदने की, वो वहाँ पर उनको दे दिया करते थे। तो अमानवीय है ना, कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ें कि लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा पहले बर्डन डाला जाए, इकोनॉमिक फ़ोर्सेस डाले जाएँ उनके ऊपर, और फिर अगर वो उन टैक्सेस को नहीं दे पा रहा है, उन ड्यूज़ को नहीं दे पा रहा है, तो उनको जानवरों की तरह इस तरह से ट्रीट किया जाए, बोरे में भरकर पैक करके, इतने लंबे-लंबे जर्नी को क्रॉस करने के बाद उनको फिर बेच दिया जाए। और उनको ख़रीदने के बाद लोग उनके साथ इंसानियत जैसा व्यवहार नहीं करते थे, पशुओं की तरह, है ना, ब्रूटली ट्रीट करते थे उनको, मारना, गंदे तरीके से बात करना, इंसल्ट करना, खाने-पीने को ना देना, और पूरे टाइम वर्क कराते रहना। तो ये सारे लोग प्लांटेशन ओनर्स के पास, वहाँ पर जो भी इनकी कॉलोनीज़ थी वहाँ पर दे दिए जाते थे, ठीक है। अब ये एक्सप्लॉयटेशन था स्लेव का, जो कि लोगों की डिमांड में था कि इनको रोका जाए, लेकिन ये हो नहीं रहा था। तो जितना भी ज़्यादा लेबर्स के साथ, जितना ज़्यादा स्लैब्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, वहाँ पर शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो के जो प्लांटेशन थे वो उतना ही ज़्यादा ग्रोथ कर रहे थे, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में, है ना, लार्ज अमाउंट में वहाँ पर नौकरों को, सर्वेंट्स को अवेलेबल करा दिया गया, और दिन रात उनसे काम कराया जा रहा है, जिससे प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही, ठीक है। The port cities like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade, और इसी स्लेव ट्रेड की वजह से हमारे जो पोर्ट सिटीज़ थे फ्रांस के, वो भी बहुत फ्लॉरिश हुए और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को गेन करते हैं। क्लियर? तो ये सब कब से चल रहा था? ये जब लुईस 16 का रूल था उस टाइम से ही ये सब कुछ चल रहा था, ठीक है। लेकिन 18th सेंचुरी के टाइम पर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मिल रहा था लोगों का, जैसे लोगों के पास, फ्रांस में लोगों के पास बहुत सारी डिमांड्स थी, है ना, उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको प्रोटेक्शन चाहिए, उनको जो फूड की स्कैर्सिटी वो झेल रहे थे उससे सिक्योरिटी चाहिए थी। तो बहुत सारे डिमांड्स थे उन लोगों के गवर्नमेंट को लेकर। वो वैसे ही एक ये भी डिमांड थी कि किसी तरीके से स्लेवरी को बंद किया जाए फ्रांस के अंदर में, ठीक है। लेकिन इस पे कोई बहुत ज़्यादा वर्क हो नहीं रहा था, लुईस तो कुछ भी नहीं सुन रहा था, तो लुईस के टाइम पे तो बिल्कुल कुछ भी चेंजेस नहीं आए। लेकिन बाद में जब हम लोगों ने देखा कि हमारा थर्ड ई स्टेट, जिसने नेशनल असेंबली फॉर्म कर ली थी, ठीक है, तो ये इसमें हमारे जो ज़्यादातर मेंबर्स थे वो कौन से थे, वो हमारे थर्ड ई स्टेट के ही लोग थे, है ना। लेकिन थर्ड ई स्टेट के रिचर मेंबर्स, यहाँ पर जो प्रॉस्पेरियस मेंबर्स थे वो ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो लोग भी उन पुअर सेक्शंस के साथ, उन स्लेवर्स के साथ रिलेट तो कर रहे थे,
है ना। लेकिन इस बारे में केवल लॉन्ग डिबेट्स ही चलती रही, बातचीत ही चलता रहा कि किस तरीके से राइट ऑफ मैन को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो राइट ऑफ मैन है वो ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर लोगों को कोई राइट ही नहीं है, इस तरह से उन्हें बेचा जा रहा है, ये तो बहुत बुरी चीज़ थी, है ना। लेकिन इन पे केवल क्या हो रहा था, डिस्कशन ही होता रहा, कोई भी तरह का स्ट्रिक्ट लॉ पास नहीं हो पाया जिसके थ्रू क्या ये स्लेवरी या स्लैब ट्रेड जो चल रहा था वो बंद किया जा सके, ठीक है। कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर जो नेशनल असेंबली थी वो फ़ियर में थी, क्योंकि वो जो उस टाइम पर जो थर्ड स्टेट के भी कुछ बिजनेसमैन लोग थे, प्रॉस्पेरियस लोग थे, वो भी स्लैब ट्रेडिंग कर रहे थे, उन्हें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा स्लैब ट्रेडिंग से हो रहा था। और ये हमारी जो गवर्नमेंट, नेशनल असेंबली गवर्नमेंट बनी थी, उस पे भी हमारे यही सारे सेक्शंस के लोग थे, यही रिच मेंबर्स बिजनेसमैन लोग ही थे, है ना। तो कहीं न कहीं इस डर में कि अगर हम इस चीज़ को बंद करा देते हैं, स्लैब ट्रेडिंग को रोक लगा देते हैं, तो हमारे बीच के ही जो लोग हैं, नेशनल असेंबली के ही जो मेंबर्स हैं, जो जिनकी इनकम डिपेंड करती है इस पूरे स्लैब ट्रेड पर, वो भी बंद हो जाएगी, जिससे हमारा खुद का पर्सनल जो फ़ायदा है वो भी चला जाएगा, और एक लार्ज अमाउंट में सोसाइटी के जो सिटीजन्स हैं हमारे, उनका भी फ़ायदा चला जाएगा। तो कहीं न कहीं वो हमारे अपोजिशन में खड़े हो जाएंगे और हमारी गवर्नमेंट फ़ेल हो जाएगी, ठीक है, या वो नाखुश हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कहने का कि लुइस के टाइम पे बिल्कुल कोई डिस्कशन नहीं स्लैब को लेकर, स्लैब ट्रेडिंग को लेकर। नेशनल असेंबली के टाइम पे कुछ डिस्कशंस हो रहे थे, बट कोई भी लॉ पास नहीं हुआ था, ठीक है। फाइनली बाद में जब हमारा ये नेशनल असेंबली भी ख़त्म होता है धीरे धीरे करके, और यहाँ पर हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी आ जाती है ना, लुई ये रॉबेस्पियर का टाइम आ जाता है, जैकोबिन रिगिम या जैकोबिन गवर्नमेंट आ जाती है। उस टाइम पर 1794 पर क्या किया गया कि एक लॉ बना दिया गया, और ये लॉ के अंतर्गत कहा गया कि सारे तरह जितने भी स्लेव्स हैं उन लोगों को, फ्रांस के लोगों को फ्री कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, है ना। बिल्कुल उनको आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि वो लोग किसी भी मतलब तरह के अमानवीय चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लॉ के अकॉर्डिंग ऐसी कोई भी चीज़ अलाउड ही नहीं है, तो इनको बंद किया जाए, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या किया गया कि डेमोक्रेसी आने के बाद 1794 पे लॉ बनाने के बाद फ्रांस के सभी स्लैब्स को फ्री कर दिया गया, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा दिन फिर नहीं चला। हम लोगों ने पढ़ा कि डेमोक्रेसी के बाद भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहीं, और गवर्नमेंट के वीकनेस को देखते हुए नेपोलियन ने यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया, और वो रूल करना शुरू करता है और डिक्टेटरशिप शुरू कर देता है, वहाँ पर डिक्टेटरशिप शुरू हो जाती है ना। तो यहाँ पर 1794 में स्लैब ट्रेडिंग बंद तो हो जाती है, लेकिन नेपोलियन के आ जाने के बाद ये री इंट्रोड्यूस हो जाती है, स्लैवरी सिस्टम वापस आ जाता है, और इस टाइम पर बहुत बुरी तरीके से फिर से स्लैब सिस्टम शुरू हो जाता है और चलता रहता है, ठीक है। फिर लास्ट में लेकिन फिर क्या हुआ, अब के प्रेजेंट टाइम में 1848 पे फाइनली स्लेवरी से छुट्टी मिल गई है पूरे फ्रांस को, मतलब स्लैब सिस्टम जो वहाँ पर था वो पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, ठीक। तो ये था एक सोशल चेंज, एक जो बहुत बड़ा सोशल चेंज हुआ था फ्रांस में, उसके बारे में जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, ठीक है। जितने टाइप के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पर चेंजेस होते गए, उसी तरीके से स्लैब ट्रेड पे भी चेंजेस आते रहे, और फाइनली स्लैब ट्रेड रिमूव हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, ठीक है। अब रिवॉल्यूशन एक छोटे टाइम तक तो नहीं हुआ, फ्रांस में बहुत लंबे पीरियड तक ये सब कुछ चलता रहा। इस पूरे रिवॉल्यूशन के साथ जो एवरीडे लाइफ थी लोगों की, वो किस तरीके से अफेक्टेड हुई, या उसमें किन किन तरीके से चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। तो क्योंकि ये सारे जो चेंजेस हो रहे थे ये पॉलिटिक्स में हो रहे थे, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो रहा है, रूल्स बन रहे हैं, रेगुलेशंस बन रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है ना, पॉलिटिकल पावर चेंज हो रही थी। तो पॉलिटिक्स के चेंज होने के साथ साथ लोगों के अंदर भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। लोगों के क्लॉथ्स चेंज हो गए, लोगों की लैंग्वेज चेंज हो गई, लोगों का इंटरेस्ट जो भी था वो चेंज हुआ, लोग अब अलग अलग तरह के बुक्स पढ़ रहे थे, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हो रही थी। फ्रांस ने बहुत सारे तरह के चेंजेस देखे, मेन, विमेन और चिल्ड्रन की लाइफ्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला पूरे इस रिवॉल्यूशन के टाइम पर, ठीक है। द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अप themselves to pass law
that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice। जिस भी तरीके से चेंजेस आ रहे थे उन सब चीज़ों के बीच क्या देखने को मिला, एक फ़र्क दिखाई दिया कि अब लोगों को लिबर्टी के आइडियाज़ आ रहे थे, लोगों को इक्वालिटी जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में लोग डिस्कस कर रहे थे और बहुत सी नई नई चीज़ों के बारे में से इंट्रोड्यूस्ड हो रहे थे। इतने सारे सोशल चेंजेस के बीच एक और चेंज हुआ था उस टाइम, जब बेस्टिल में जो स्टॉर्मिंग करी गई थी, है ना, 1789 में। तो उस पूरे जो वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो रहा था, जो इस तरह के मतलब लोग रियॉट क्रिएट कर रहे थे वहाँ पर, उसके बाद क्या रिज़ल्ट आता है, अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप हो जाती है। सेंसरशिप क्या होती है? सेंसरशिप में गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाता है मीडिया पर। अगर कहीं हम मान लेते हैं कि किसी जगह पर सेंसरशिप है, इसका मतलब है कि मीडिया के ऊपर पूरी तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल है। और मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो हम लोगों ने पढ़ा है कि वो प्रिंटेड मटेरियल्स, बुक्स, न्यूज़पेपर जैसी चीज़ें, या फिर वो सारे मीन्स जिनसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होना। ठीक है? तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही थी, गवर्नमेंट मान लो कि न्यूज़पेपर को रोक रहा है प्रिंट होने पे, या वो चाहता है कि ये चीज़ें प्रिंट की जाए और ये चीज़ ना प्रिंट की जाए, तो गवर्नमेंट तो कभी भी नहीं चाहेगा कि ऐसी कोई चीज़ प्रिंट की जाए जिससे लोगों के मन में उसको लेकर किसी भी तरह का कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो, है ना, कुछ भी नेगेटिव सोचे। तो जिससे क्या होता था कि बस अच्छी अच्छी चीज़ें जो उसको फेवर करती हुई चीज़ें होती थी, उन्हीं को पब्लिश करने की परमिशन दी जाती थी, उन्हीं को लोगों के पास तक पहुंचाने की परमिशन दी जाती थी, और बाकी जो हकीकत होती थी, सच्चाई होती थी, वो छिपा रह जाता था। यानी पूरी जो सही सीन होता था कंट्री के अंदर, वो लोगों के पास नहीं पहुंच पाता था। अब से पहले तक, 1789 के पहले तक तो ये सेंसरशिप था। ठीक है? लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब ये सब कुछ चेंज हो जाता है, तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन शुरू हो जाता है ना, कुछ राइट्स मिल जाते हैं लोगों को, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट, है ना। तो इस टाइम पर लोगों को बोलने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार मिल जाता है। और इन चीज़ों का मिल जाने का मतलब होता है कि वहाँ पर जो सेंसरशिप है वो अबॉलिश हो गई, वहाँ पर रिमूव कर दी गई, है ना। सेंसरशिप है तो हम बिल्कुल फ्री नहीं अपनी बातों को कह पाने के लिए, क्योंकि हमें फिर क्या, पहले किंग से परमिशन लेनी पड़ेगी। जब किंग हमें अप्रूव करेगा तभी हम कुछ चीज़ों को कह सकते हैं, है ना, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जब ये ख़त्म हो जाता है, स्पीचेस और एक्सप्रेशन देने के हमारे पास राइट आ जाते हैं, तो सभी लोग बिल्कुल फ्री हो जाते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। इस टाइम पर बहुत सारे न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स, इन सब चीज़ों की जैसे बाढ़ आ जाती है, क्योंकि लोगों के अंदर तो बहुत सारे विचार आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे मैटर्स थे जिन पे वो अपने आप को व्यक्त करना चाहते थे, एक्सप्रेस करना चाहते थे, पर सेंसरशिप की वजह से नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही उन्हें राइट मिला, बिल्कुल बाढ़ आ गई फ्रांस के अंदर, और बहुत तेज़ी के साथ शेयरिंग का काम शुरू हो गया। लोग अपने आप को खूब एक्सप्रेस कर रहे हैं और कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। जगह जगह पर लोग डिस्कस कर रहे हैं हर तरह के इवेंट्स के बारे में। प्लेस जितने भी फ्रांस में कुछ पब्लिक प्लेसेस थे, वहाँ पर लोग खूब बातचीत करते थे। फ्रीडम ऑफ द प्रेस आल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यूज़ ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। अब प्रेस भी बिल्कुल फ्री हो गया था, अब वो भी सही चीज़ों को प्रिंट कर सकता था, लोगों के पास तक पहुंचा सकता है। तो हर तरह के जो भी प्रॉब्लम्स थे वो लोगों के धीरे धीरे सॉल्व हो रहे थे। ठीक है? इस टाइम पर लोग अलग अलग मीडियम से अपनी बातें कह रहे थे। जैसे अब प्लेस के थ्रू लोग अपने आप को मतलब फ्रीडम जैसी चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे थे। सॉन्ग्स के थ्रू बहुत सारे जो फेस्टिव प्रोसेसन्स होते थे, तो इन इन तरीक़ों से वो अपनी बातों को कह रहे हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा शुरू में कि जो आइडियाज़ थे लिबर्टी के, जस्टिस के, इक्वालिटी के, है ना, इन सब के जो आइडियाज़ हम लोगों ने पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स कुछ नाम हम लोगों ने अभी पहले पढ़े थे, उनसे रिलेटेड जो टेक्स्ट वगैरह होती थी, है ना, उन सबको भी अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जा रहा है, ट्रांसलेट कर करके लोगों के पास तक पहुंचाया जा रहा था। और ये केवल एजुकेटेड पीपल्स तक ही नहीं था, बल्कि हर तरह के लोगों के पास तक इस तरह के जो नए आइडियाज़ थे वो पहुंच रहे थे। ठीक है?
ठीक, तो जो अभी तक केवल एजुकेटेड लोग ही पढ़ सकते थे, एजुकेटेड लोगों के पास तक की जो चीज़ें पहुंच पा रही थी, अब वो हर तरह के लोगों के बीच जा रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा सोशल चेंज था, है ना? डेली लाइफ में जो रिवॉल्यूशन के टाइम पर जो एवरीडे लाइफ थी लोगों की, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आना कि वो अब एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ भी कहना चाहें, किसी भी मुद्दे पे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कब चल रहा था? रिवॉल्यूशन के टाइम पर चल रहा था। तो अगर शॉर्ट नोट में पूछता है कि किस तरीके से लोगों की एवरीडे लाइफ में चेंजेस आए रिवॉल्यूशन के टाइम पर, तो हमको इन सभी चीज़ों को उसमें एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर? अब आते हैं हम हमारे लास्ट में चैप्टर के कंक्लूज़न पे कि लास्ट में हमारे आखिर सब कुछ पढ़ने के बाद किस तरीके से सब कुछ चेंजेस होने के बाद अब कंक्लूज़न देख लेते हैं। कंक्लूज़न में लास्ट में हमने पढ़ा कि 1804 में नेपोलियन का रूल यहाँ पर हो जाता है और नेपोलियन बोनापार्ट खुद को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर देता है, ठीक है, और राजा बन जाता है। राजा बनने के बाद इसने क्या किया, इसने अपनी जो यूरोपियन जो दूसरी कंट्रीज़ थी, फ्रांस के आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी, उनको भी कन्क्वेयर करना शुरू कर दिया, जीतना शुरू कर दिया और वहाँ पर उसने अपनी डायनेस्टीज़ को क्रिएट करना शुरू कर दिया, खुद के किंगडम को उसने वहाँ पर बनाया। जहाँ पर वो जीते हुए जो भी प्लेसेस थे, जीती हुई जो कंट्रीज़ या कॉलोनीज़ थी, वहाँ पर अपने फैमिली के मेंबर्स को प्लेस करता गया और वहाँ पर उनको रूलर्स बनाता हुआ वो नेपोलियन एक विजेता की तरह पूरे यूरोप के अंदर जीतता गया, ठीक है। नेपोलियन को कई हद तक हम लोग मॉडर्नाइज़र भी कह सकते हैं यूरोप का, क्योंकि उसने बहुत सारे नई चीज़ें, मॉडर्न चीज़ों का इंट्रोडक्शन किया। जैसे उसने उस टाइम पर एक लॉ बनाया प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना, कि हम अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी का किस तरीके से प्रोटेक्शन कर सकते हैं, यानी कोई दूसरा पर्सन हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं छीन सकता, ले नहीं सकता, लॉ बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम, ये भी चीज़ें नेपोलियन के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई पूरे यूरोप के अंदर, ठीक है। शुरू के टाइम पर लोगों ने उसको क्या समझा, एक लिबरेटर की तरह ट्रीट किया जो कि फ्रीडम लोगों को दिला रहा है, ठीक है। जब इस तरह के लॉज भी बना रहा है तो कुछ अच्छी चीज़ें भी कर रहा है ना, एक तरह से फ्रीडम ही तो है कि हमारी प्रॉपर्टी को कोई और नहीं छीन सकता हमसे, है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ कि नेपोलियन की जो आर्मीज़ थी वो इन्वेडर की तरह, इन्वेडिंग फोर्स की तरह अब दूर दूर तक अटैक कर रही है, लूटपाट मचा रही थी और अपने जो बाउंड्री थी, अपना जो टेरिटरी था, उसको एक्सपेंड करने के पर्पस से इन्वेडिंग फोर्स की तरह काम करती रही, ठीक है। लेकिन फाइनली 1815 में वाटरलू के लड़ाई में ये हार जाता है और फिर यहाँ पर इसकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो बहुत सारे नए आइडियाज़ थे, जैसे लिबर्टी का आइडिया, मॉडर्न जो लॉज उस टाइम पर इंट्रोड्यूस किया उसने, जो अब तक किसी ने सोचा भी नहीं था, तो ऐसे लॉज की वजह से हम इसे मॉडर्नाइज़र भी कह सकते हैं यूरोप का, जिसका असर आसपास के यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी उनके ऊपर भी पड़ा। लोगों ने इन तरीके के जो व्यूज़ थे, उसके जो आइडियाज़ थे या जो अच्छा काम उसने किया था ना, जो अच्छे लॉज बनाए थे, उसको खुद के कंट्री में भी इम्प्लीमेंट किया और उससे काफ़ी कुछ सीखा। लास्ट में हम आते हैं लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमें लास्ट में सीखने को क्या मिलता है, ठीक है। तो पूरा रेवोल्यूशन एक लॉन्ग पीरियड का रेवोल्यूशन था। हम इसमें विरासत के रूप में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स जैसे आइडियाज़ का जन्म हुआ। अब तक यूरोप में कहीं किसी कंट्री के अंदर इस तरह के आइडियाज़ नहीं थे और इनको एक डिमांड बनाकर स्ट्रगल करना, रिवॉल्यूशन क्रिएट करना और बाद में इन चीज़ों को जीत पाना, है ना, गेन कर पाना, ये फ्रांस में हुआ। और इसी चीज़ को सीखते हुए जो आसपास की जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी 19th सेंचुरी की, जहाँ पर अभी भी फ्यूडल सिस्टम चलता था, वहाँ पर भी लिबर्टी, इक्वालिटी और डेमोक्रेटिक राइट्स जैसी बातों को लेकर लोगों ने डिमांड रखा और चेंजेस आते गए, है ना। कॉलोनाइज्ड पीपल रिवर्क्ड द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट टू क्रिएट अ सॉवरेन नेशन स्टेट। और हर जगह पर इस तरह की डिमांड्स, इसको एक एग्जाम्पल सेट करते हुए फ्रांस ने एक एग्जाम्पल सेट किया यूरोप के अंदर कि हम अपनी इस तरह की डिमांड्स को लेकर
आवाज़ उठाएंगे और बाद में हम सक्सेस भी उन्होंने पाया, पूरी कंट्रीज़ ने देखा कि ये बाद में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं लॉन्ग स्ट्रगल के बाद। तो ये एक एग्जाम्पल सेट करता है फ्रांस पूरे यूरोप में, और इससे सीखते हुए यूरोप में भी बहुत सारी जगहों पर इस स्ट्रगल को से मोटिवेट होते हुए, इस स्ट्रगल के थ्रू ही, इस स्ट्रगल के आइडियाज़ को देखते हुए लोगों ने भी इन सभी चीज़ों को अचीव किया। बल्कि हमारे यहाँ पर टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय भी दो एग्जाम्पल्स हैं ऐसे लोगों का जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर होने वाले आइडियाज़ को अपना एक तरीके से मोटिवेट होते हुए इन चीज़ों पे रिस्पॉन्ड किया। तो ये थी पूरी स्टोरी हमारे फ्रांस की और हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन की। आई होप इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने सब कुछ बहुत सही से समझ लिया होगा, सारे टॉपिक सही से समझ में आ गए होंगे। अब होमवर्क में करना क्या है कि वन वर्ड आंसर्स फ्रेम करने हैं, मैक्सिमम जितने हम कर सकते हैं, और इसके बाद इसे हमें हमारे ग्रुप में सेंड भी करना है। किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए, डाउट के लिए, यू कैन कॉल मी, यू आर फ्री टू आस्क मी। Okay, now we will meet in our next class with a new chapter. Till then, take care and have a nice day.